हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज PYQ नंबर 4 करेंगे एंड दिस PYQ इज़ 2000 तुम्हारा 17 का। सो लेट्स मूव ऑन। चलो जी, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया। फिक्सचर आर शेड्यूल फिक्स फॉर मैचेस, व्हाट इज़ बाय। तो बाय का मतलब है किसी टीम को सीधा नेक्स्ट राउंड में एंट्री मिल जाती है, यानी वो पहला राउंड का मैच नहीं खेलेगी। तुमने अगर फिक्सचर्स देखे हो, ऊपर हम राउंड्स लिखते हैं, तो बाय मिलने के बाद अगर ये तुम्हारी टीम्स हैं, अगर इसको बाय मिला है तो ये राउंड नहीं खेलेगी, डायरेक्ट सेकंड राउंड खेलेगी, बल्कि ये भी खेलेगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, बट ये डायरेक्ट ये राउंड खेलेगी। सीडिंग होता तो थोड़ा और आगे आ जाता। तो ये एक तरह का प्रिविलेज या एडवांटेज है, जिस टीम को बाय मिलता है वो फर्स्ट राउंड में मैच खेलने से बच जाती है। अब ये कब मिलता है? जब तुम्हारी टीम ऑड में हो। सिंपल याद रखो, टीम अगर ऑड नंबर्स की होंगी तो बाय मिलेगा, इवन होंगी तो बाय नहीं मिलेगा। ठीक, समझे? चलें आगे। एंड और इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ ना, तो जब टीमों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टीम्स, पावर ऑफ 2 नहीं होती, तब बाय दिया जाता है, ताकि नॉकआउट फिक्सचर सही से बन सके। और पावर ऑफ 2 में क्या आता है? जैसे 2, 4, 8, 16, 32 मल्टीपल्स में जो तुम काउंट करते हो। सिंपल सी टर्म तो मैंने ऐसे याद करा कि अगर ऑड होंगी टीम तो तुम्हें बाय मिलेगा, इवन होंगी टीम तो बाय नहीं मिलेगा। और बाय निकलता कैसे है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस तुम्हारी टोटल टीम्स। ठीक जी, एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। मतलब अगर मान लो तुम्हारी टीम 11 है, तो बाय निकालना है, तो बाय कैसे निकलेगा? 2 के बाद, मतलब 2 की पावर से देखो, 11 है, 2 के बाद 11 के बाद 2 की पावर कब आती है? 16 पे आएगी। यहाँ अगर 10 होती तो हम बाय देती ना, 9 होती तो नेक्स्ट पावर तुम्हारी 9 होती तो 16, हाँ वही, नेक्स्ट पावर तुम्हारी 12 होती, 10 होती, 2 की पावर, हाँ 10 होती। मतलब हमेशा इससे आगे वाली पावर देखना, 11 के बाद 2 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है। तो अभी 11 है तो इसकी 16 होगी, तो 16 माइनस कितनी टीम्स थी? 11, कितने हुए? 5। तो तुम्हारे 11 टीम को 5 बायज मिलेंगे। ठीक है, समझे? अब ये बाय देते कैसे हैं, मतलब ड्रॉ कैसे करते हैं हम? ज़्यादातर लॉटरी वाला सिस्टम यूज़ होता है, मतलब पर्ची पे लिख के, जिस टीम 5 टीम, जैसे भी 5 निकालनी है तो 5 बाई की पर्ची डाल रखी होगी, जिस पे आए उसको दे देंगे। तो वो निकलता कैसे? जैसे तुम्हारी ये टीम है ABCDE एंड F। ठीक है, पहले इसका हाफ देख लेते हैं। 3 ऊपर 3 नीचे। हमेशा पिक्चर में हाफ देखना टीम्स में। ठीक है, कितनी टीम्स है उनका हाफ निकाल लेना पहले। अब बाय देना शुरू करते हैं। फर्स्ट बाय, अब हमें यहाँ पे पता चल गया 11 टीम है, 5 बाय देने हैं, तो 5 बाय डिवाइड कैसे होंगी? जो पहला बाय देंगे हम, सबसे लास्ट में दिया जाएगा, फिर सबसे टॉप पे, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट जो होगी, फिर फर्स्ट हाफ की, अपर हाफ की लास्ट जो होगी। ठीक, चौथा। अब देखो 4 तो आ गया, अब तुम बोलोगे मैम 5वां फिर से शुरू हो जाओ। कहाँ से स्टार्ट हुए थे? यहाँ से, तो इसके ऊपर कौन सी टीम है? ये, इसको दिया जाएगा। ऐसे ही चलेगा, मतलब फर्स्ट हमेशा तुम्हारा लोअर हाफ की लास्ट टीम को मिलेगा, सेकंड अपर हाफ की टॉप टीम को मिलेगा, थर्ड लोअर हाफ की टॉप टीम को, फोर्थ अपर हाफ की लास्ट टीम को। समझ गए? मतलब 1 2 3 4, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। समझे? ऐसे चलता रहेगा। और बाय का मतलब नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, स्किप फर्स्ट राउंड, बाय बाय, अलविदा करो। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज?
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को कहा जाता है जो तुम कंटिन्यूसली रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो, उनको बहुत लंबा टाइम लगता है ख़त्म होने में, वो नेचुरली होते हैं, दे आर नेचुरल पावर। एंड इसके एग्जांपल्स हैं लाइक योर एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब। ठीक है, चलो इजी है तो आंसर क्वेश्चन। नाउ फैट्स आर डिराइव फ्रॉम 2 सोर्सेज, नेम देम। फैट्स 2 सोर्सेज से मिलता है, और ये 2 सोर्स क्या होंगे? बेसिक क्वेश्चन है। 2 ही जगह से खाना खाया जाता है, वेजिटेबल से या मीट एनिमल से। तो यहाँ से तुम्हारा मीट, एग, फिश ऑयल, ये हो सकता है। वेजीज में तुम्हारा आएगा ऑलिव, फैट पूछ रहा है वो कहाँ से मिलता है तो ये याद रखना, सोयाबीन, और क्या हो सकता है, कोकोनट। ठीक, चलो फैट्स का भी बताऊँ वैसे। चलो फैट्स में डिस्कशन कर लेते हैं। चलो फैट्स तुम्हारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सेकंड प्लेस पे आता है, फर्स्ट हमेशा कार्ब है। फैट्स हमको कितना रिक्वायर्ड होता है बॉडी में? इट्स 9 कैलोरी पर ग्राम। ठीक जी, ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल होता है। एंड तुम्हारे नट्स हो गए, अवाकाडो हो गया, ऑयल्स हो गए, ये तुम्हारी हेल्दी डाइट में है, होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिकॉज ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। वहीं अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करें जैसे बटर, फैटी मीट्स, ये अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज अगर तुमने ट्रांस फैट सुना हो, ट्रांस फैट आर्टिफिशियल फैट होता है। ठीक है जी, और क्या बताऊँ इसमें तुम्हें? हाँ ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट्स तुम्हारे हेल्दी होते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, एंड उनसे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल और तुम्हारी जो अंदर सूजन आ रही होती है वो ठीक रहती है। और सैचुरेटेड फैट्स लिमिट में खाने चाहिए, बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। उनका हाई इनटेक तुम्हारा LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ाता है, एंड हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ाता है। इसमें क्या आता है सैचुरेटेड फैट में? तुम्हारा बटर, चीज़, कोकोनट ऑयल और रेड मीट। ट्रांस फैट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हाइड्रोजनेशन से बना हुआ फैट होता है वो, जिससे तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है, जैसे फ्राइड फूड्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, बेक्ड फूड हो गए, ये। बस हाँ चलो, लॉर्डोसिस एक स्पाइन रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, ये स्पाइन रिलेटेड है, ये लंबर रीजन में होती है। इफ़ यू नो तुम्हारी स्पाइन डिवाइड है, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्रेक्स, ये पार्ट्स में डिवाइड होती है तुम्हारी स्पाइन, तो लंबर रीजन में लॉर्डोसिस होता है। इसमें तुम्हारी ये वाली शेप बन जाती है स्पाइन की, मतलब जो तुम्हारा कर्व होता है वो अंदर की तरफ बढ़ जाता है। तो लॉर्डोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन। इन दिस डिफॉर्मिटीज द स्पाइन कर्वेचर इज इंक्रीज्ड इनवर्ड इन द लंबर रीजन। ठीक जी, आगे चलें। चलो, नाउ डिफाइन मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट 2 तरीके में होती है, योर ग्रॉस एंड योर फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो जहाँ पे बच्चे की बोन्स, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट इन्वायरमेंट, मतलब जनरल टर्म्स में बोलूँ तो डेवलपमेंट ऑफ जनरल बॉडी कंट्रोल, फाइन मोटर स्किल्स एंड लार्ज मसल मूवमेंट, जहाँ एक बच्चा अपने आप की स्किल्स को मोटर डेवलप करता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनोपॉज। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लग रहा है, लॉर्डोसिस वाला भी रिपीट हो रहा है। मेनोपॉज मैंने मेनार्क वाले क्वेश्चन में भी बताया था। जब फर्स्ट पीरियड आता है उसको हम मेनार्क कहते हैं, जब कंटिन्यू चल रहा होता है पीरियड तो उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जब
बंद हो जाता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। 9 to इसको कंसिडर करते हैं हम 13, देन 40, 13 टू योर 9, 13 टू कितना भी, इसको 17 करो वैसे तो 17, एंड ये 17 के बाद कितना भी, एंड ये ज़्यादातर 60 आके बंद हो जाता है 60 की एज में, ठीक है। व्हेन पीरियड स्टॉप्स, व्हेन ब्लड कमिंग आउट इज स्टॉप, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं और बता दूँ तो मेनोपॉज इज़ अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंज इन वुमेन एज बिटवीन 55 to 60 ईयर्स, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, एंड सब बिल्कुल तुम्हारा जब बॉडी का हर एक पार्ट हार्मोन बन गया तो अब वो बंद हो गया, उसका काम खत्म, सिंपल। चलो, व्हाट मोटर क्वालिटीज डज अ सीनियर सिटीजन लैक हु फाइंड्स डिफिकल्ट इन टाइंग शूलेस व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। अच्छा, ऐसी कौन सी क्वालिटी डेवलपमेंट या स्किल है जो बूढ़े लोग जूते बांधने के लिए जब नीचे झुकते हैं तो वो नहीं कर पाते। तो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या पता चल रहा है इससे? इससे ये पता चल रहा है कि उनकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो आंसर इसका यही है। वो तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी क्वालिटी, ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल्स भी कह सकते हो तुम इसे, ठीक है। सेम रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। तो हाइपरट्रॉफी होता है जब तुम्हारा मसल फाइबर और मसल कंपोनेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्केलेटल मसल्स एनलार्ज हो जाता है, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल fibers and size of muscle components resulting into enlargement of skeletal muscle, skeletal muscles। मतलब मसल्स का साइज बढ़ना जो रेसिस्टेंस यानी वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, ट्रेनिंग जो है, और वर्कआउट से मसल्स के सेल्स मतलब फाइबर्स को बड़ा करके अचीव किया जाता है, उसको हम मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। चलो समझे, जहाँ मसल फाइबर भी बढ़ रहा है, तुम्हारा मसल कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्केलेटल मसल भी बढ़ रहा है, उसको हम ये कहते हैं। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्यूशन, फोटो में लगाया हुआ दिख रहा होगा, नील जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, नील पड़ जाना। तो ये कॉन्ट्यूशन तुम्हारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, या तो वो टूट जाते हैं या और टूटने की वजह से ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो रही होती है। ये किसी की डायरेक्ट हिट से या कहीं जोर से तुम लग जाते हो तब होती है, सेंसिटिव बॉडी पे ज़्यादा दिखती है ये। सो अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन विच ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन एंड इंटरनल ब्लीडिंग मे अकर ऑन द इंजर्ड पार्ट, जनरली कॉज बाय डायरेक्ट हिट विद ब्लंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, चलो नेक्स्ट, डिफाइन फ्रिक्शन एंड नेम इट्स टाइप। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन एक ऐसा बल मतलब फोर्स है जो दो सरफेस के बीच होने वाली मोशन या टेंडेंसी का मतलब विरोध करती है। If I say am I audible now? चलो, तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो सरफेस के बीच होने वाली रिलेटिव मोशन को रोकता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप टेबल पर एक बुक स्लाइड करते हैं तो वो कुछ दूर चलकर रुक जाती है, ये रुकने का कारण फ्रिक्शन है जो मोशन को स्लो करता है और फाइनली रोक देता है। किस वजह से होती है, व्हाट इज द कॉज? एक
या मतलब ये सरफेस की माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटी है, मतलब खुरदुरापन है की वजह से होता है, एंड जहाँ सरफेस एक दूसरे में उलझ जाता है। तो फ्रिक्शन वैसे तो 4 टाइप्स की होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे हम स्थिर घर्षण कहते हैं, मतलब ये क्या है, इट्स और ऑफ 4 टाइप्स। पहली है स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग एंड फ्लूइड। बताऊँ अब, चलो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हो लेकिन मूव ना कर रहे हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। एग्जाम्पल, एक भारी बॉक्स को धक्का देना पर उसका अपनी जगह से ना हिलना, ये तब तक एक्ट करता है जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। ठीक। काइनेटिक की बात करूं तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर स्लाइड करता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। एग्जाम्पल, फर्श पर एक भारी बॉक्स को तुम घसीट रहे हो, ये स्टैटिक से थोड़ा कम होता है, इसलिए चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को पुश करना आसान होता है, वहीं रखे ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान नहीं होता। इफ़ आई टॉक अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट जैसे तुम्हारी व्हील या फिर बॉल दूसरे सरफेस पर रोल करता है। ठीक। एग्जाम्पल, रोलर स्केट्स हैं या बेल बियरिंग्स हैं या चलती हुई कार के पहिए हैं, ये सबसे वीक फ्रिक्शन टाइप होती है क्योंकि वो मूवमेंट में एंड फास्ट है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है, फ्लूइड में तुम्हारा लिक्विड या गैस आ जाता है, इसे ड्रैग भी कहते हैं, जैसे पानी में स्विमिंग करना या हवा में एरोप्लेन का उड़ना। ठीक। अब अगर मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताऊं तो हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है। रफनेस, रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो स्मूथ में कम। अब नीड बोलूँ तो चलने या ब्रेक लगना और चीज़ों को पकड़ने के लिए ज़रूरी है। चलो थोड़ा और फॉर्मूलिक नहीं जाते, टेबुलर में बात करते हैं, स्टैटिक में बात करती हूँ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो स्टैटिक है। एग्जाम्पल, बॉक्स को पुश करना बिना, बल्कि वो बॉक्स हिल ही नहीं रहा है, बस उसको पुश करे जा रहे हो तुम। स्लाइडिंग, ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है, जैसे स्केटिंग। रोलिंग, ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, मतलब साइकिल का पहिया। फ्लूइड, ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करे, जैसे बोट पानी में। ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, what does the word coping strategies means when talking about sports psychology? अब जितने भी तुम्हारा thoughts हैं, your sorry, your actions, your thoughts, जब तुम एक थ्रेट वाली सिचुएशन में डील करते हो ना आपसी में, तो किसी की कॉपी, जैसे कौन था वो, शर्लॉक होम्स, अब लोग ट्राई करते हैं उसकी दिमाग लगाने का, तो वो कॉपिंग हो गया। मतलब शर्लॉक होम्स क्या था, वो किसी भी दिक्कत से निकलने की कोशिश करता था, तो कॉपिंग वही होता है कि तुम उठ रहे हो उस चीज़ से। ये मैंने पिछले PYQ में बताया था। तो द थॉट्स एंड द एक्शन वी यूजली यूज टू डील विद द थ्रेटनिंग सिचुएशन इज कॉल्ड कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। कॉपिंग है, कॉपिंग नहीं है जो तुम सोचो ना कि चीटिंग वाली, वो नहीं है। कॉपिंग मतलब किसी दुख से उठ कर आना, जैसे मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू सॉल्व पर्सनल एंड इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम्स एंड सीकिंग टू मिनिमाइज और टॉलरेट स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट इन कॉपिंग स्ट्रैटेजीज। चलें आगे। चलो, 3 डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल, मैंने पूरा टेबल लगा रखा है, कोई से भी 3 याद कर लेना। ठीक जी। चलें आगे। चलो, क्वेश्चन है, वैल्यू VBQ है, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, व्हाट आर द थ्रेट्स पोज टू रिवर गंगा ड्यू टू कमर्शियल रिवर राफ्टिंग एंड कैंपेनिंग? वाटर पॉल्यूशन हुआ है, होता है, लॉस तुम्हारा वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है, कल्चरल डिग्रेडेशन हो जाता है, वाइल्ड लाइफ का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एंड इकोलॉजिकल सिस्टम तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, इसका पार्ट 2, व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज?
ये गंगा को लेके है कि कुछ अच्छी चीज़ करी जा रही है, कुछ बड़ी, कुछ इकोनॉमी के लेके, तो पढ़ लेना, मैं आंसर्स बता रही हूँ तुम्हें। व्हाट वैल्यूज़ बतानी है तो इको फ्रेंडली, सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर, तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, नेचर को बचा रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हो, एंड इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हो। नाउ थर्ड, व्हाट मेजर्स विल यू सजेस्ट टू इम्प्रूव दिस इन्वायरमेंट। अच्छा, डू नॉट पॉल्यूट द वाटर बॉडीज, मैन मेड वेस्ट ना डालो, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिस्टर्ब मत करो, पेड़ पौधे मत काटो, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ जो रिसाइकल नहीं हो सकती है उसको मत डालो, कोई शोर शराबा या हवा खराब वाली पोल्यूशन मत करो। बस यही है, पढ़ लेना, आंसर्स बताए मैंने। नाउ व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, एक्सप्लेन फैक्टर्स दोज लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। पिछले वाले PYQ में भी मैंने पढ़ाया था, ये ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड इन वुमेन, जो कि मेंस्ट्रुअल ऑस्टियोपोरोसिस एक टाइप ऑफ तुम्हारा मेंस्ट्रुअल डायसफंक्शन में हम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम है एक ये। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारी बोन्स वीक हो जाती हैं, मतलब बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, विटामिन डी कम ले रहे हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल सही नहीं है, मेडिकेशन जो तुम्हारी चल रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तुम्हें, थायराइड की कंडीशन आ रही है, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, एंड कैल्शियम अपनी डाइट में तुम नहीं ले रहे हो अच्छे से। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। चलो, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया था, बरोहा ने इन 1943, एंड ये तुम्हारी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के लिए होता है। अब ये तो मैंने तो याद हो फर्स्ट PYQ जो एक ट्रायल PYQ दिया था 2020 वाला, उसमें भी था कि बॉक्स होता है, यहाँ खड़े होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, लड़के के लिए अलग होता है, लड़की के लिए अलग होता है। तो इसको हम पल्स रेट देखने के लिए भी करते हैं, एंड इसको और हम कहते हैं एरोबिक फिटनेस देखने के लिए भी। तो इसमें होता क्या है, एक एथलीट है वो एक बॉक्स के सामने खड़ा होता है या बेंच के सामने, फीमेल्स के लिए 16 इंच का होता है, मेल्स के लिए 20 इंच का होता है। इसमें तुम्हें स्टेप अप स्टेप डाउन करना होता है, मतलब बॉक्स के ऊपर चढ़ना होता है फिर उतरना होता है, 5 मिनट तक करना होता है, तुम्हारा 30 स्टेप्स पर मिनट तुम्हें लेके चलना होता है, करना हो जो इसमें। एंड रेट, पल्स रेट कैसे काउंट करते हैं, एक स्टेप आधे मिनट में, 2 स्टेप 2 या आधे मिनट में, 3 स्टेप 3 या आधे मिनट में, इमीडिएटली हमें चेक करना होता है करने के बाद। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन सेकेंड्स में अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट जो रिकवरी पीरियड में आई। एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, मैंने वैसे पिछले उसमें भी समझाया था तुम्हें ये क्वेश्चन, बट कोई नहीं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड डू। अब जैसे एक पार्टिसिपेंट है, उसने अपना 5 मिनट में, जिसको हम 300 सेकेंड कंसिडर करते हैं, 5 मिनट में 300 सेकेंड तो हुए, 5 मिनट में उसकी पहले 1.15 से 90 बीट रही, फिर 2 से में 80 रही, फिर तीसरे में 70 बीट हो गई। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, पहले फॉर्मूला देखो, एक ये टेस्ट सेकेंड्स में बोला था मैंने, याद है ना, इंटू 100, और उसके बाद जितना भी तुम्हारा उन 3 स्टेजेस में आया उसको प्लस करोगे। ठीक, अब करें जो मैंने वो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से। तो 300 सेकेंड्स थे, 5 मिनट थे ना, तो 300 सेकेंड्स इंटू 100, 2 इंटू कितना कितना आया था, 90, 80 और 70, इनको प्लस करो, कितना आएगा, 30,000 अपॉन योर 2 इंटू 240, क्या हो जाता है इसे, 1 मिनट,
तुम्हारा आएगा 30,000 अपॉन 2 इंटू 240। नाउ अगर हम इसको और आगे डिवाइड करते हैं, इट्स 30,000 अपॉन 480। तो 0 से 0 गया एंड इसमें डिवाइड करें तो 5 का 6 का 1 का 2, 62.5। तो ये तुम्हारा आंसर है। अब अगर हम इसमें हम एक टेबल से देखते हैं कि अगर 55 से कम है तो उसे हम पुअर करते हैं, 55 से 64 है तो लो एवरेज बोलते हैं, 65 से 79 है तो उसे हाई एवरेज कहते हैं, और अगर 80 टू 89 है तो वो गुड है, और 90 से ऊपर है तो एक्सीलेंट है। अब जो ये आंसर आया ये तुम्हारा लो एवरेज कैटेगरी में आता है। ठीक, समझ गए? चलो, नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जब एक ऑब्जेक्ट को तुम हवा में जिस एंगल से डालते हो और वो उस एंगल के एक्शन पे जब ग्रेविटी काम करती है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर एट एन एंगल अगेंस्ट प्रोजेक्टाइल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। और अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तुम्हें मैं तो, एक सेकेंड, हाँ, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है जब तुम किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंक रहे हो, मतलब फेंक रहे हो तो उसके ऊपर ग्रेविटी कैसे उसे एक्ट कर रही है, वो ग्रेविटी का एक्शन क्या आ रहा है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 फैक्टर्स बताती हूँ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम ये करते हैं, एंड योर ग्रेविटी जिसे हम ये डिनोट करते हैं। तो और जो अदर फैक्टर्स हैं वो हवा, एयर रेसिस्टेंस है, हाइट है, विंड डायरेक्शन है, ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है प्रोजेक्टाइल किस एंगल पर फेंका गया है, ये उसकी ट्रैजेक्टरी और डिस्टेंस मतलब रेंज डिसाइड करता है। अगर 45 एंगल पर फेंका जाए उस ऑब्जेक्ट को तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा, वहीं अगर 90 डिग्री पे फेंकूं तो वो सीधा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और वापसी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से लॉन्च किया गया है, मतलब कितनी स्पीड से फेंका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा वेलोसिटी का मतलब है ज़्यादा रेंज, मतलब दूर तक जाना, और ज़्यादा हाइट। अब कम वेलोसिटी पर प्रोजेक्टाइल कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल को हमेशा मतलब नीचे की तरफ खींचती है, जिससे वो एक पैराबोलिक पाथ मतलब एक कर्व बनाती है जो फॉलो करती है। ग्रेविटी की वजह से ही प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट पर जाकर नीचे गिर जाता है, वरना वो सीधा चलता रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन। अच्छा, इसमें वैसे बहुत सारे फैक्टर्स है बट ये 3 ईजी हैं इसलिए मैंने बता दिए। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, राइट अ ब्रीफ अबाउट इनटू। अच्छा, डायमेंशंस बताए थे मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। इनमें से किसी 2 को एक्सप्लेन कर लेना। नेक्स्ट, फार्टलेग ट्रेनिंग, ये इम्पोर्टेंट है। फार्टलेग ट्रेनिंग तुम्हारा गोस्ता हॉल्मर ने डेवलप करा था इन 1937। ये तुम्हारा एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होती है ट्रेनिंग। इसको हम एरोबिक और एनारोबिक का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। ठीक जी,
अब चलो बात करें और अगर इसके बारे में, तो Gustav Holmlund developed fartlek training in 1937. Fartlek training method is used for developing your endurance and it is a combination of aerobic and anaerobic. इसको हम कंटिन्यूस और इंटरनल ट्रेनिंग भी कहते हैं. फार्टलेक एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब स्पीड प्ले होता है. इसमें एथलीट्स स्पीड और पेस को प्री प्लान नहीं करते हैं, ये हैंड टू हैंड डिसाइड होता है सराउंडिंग्स को देखकर. सेल्फ डिसिप्लिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. खुद नहीं करोगे तो सामने वाला नहीं करा पाएगा. और इसमें तुम्हारी रेंज ऑफ हार्ट बीट जो होती है वो होनी वो होनी चाहिए 140 to 180 पर मिनट. एग्जाम्पल जॉगिंग, स्लो रनिंग जो 5 से 10 मिनट होनी चाहिए. फिर हार्ड रनिंग होनी चाहिए 1 से 1.5 to 2.5 पर किलोमीटर. रैपिड वॉक होना चाहिए 5 मिनट. स्प्रिंट लगनी चाहिए 50 to 60 मीटर्स की. फुल स्पीड हिल रनिंग जिसे हम कहते हैं, मतलब टेढ़ा भागना, उसे 175 to 200 मीटर्स होनी चाहिए. फ्री रनिंग मतलब कैसे भी भागो, ईजी रनिंग होनी चाहिए. ये सब चीज़ें आती हैं इसमें. चलो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ एंड्योरेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप. चलो, एंड्योरेंस होती है कि तुम कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक काम को कर पा रहे हो बिना फटीग के. समझे? द एबिलिटी टू सस्टेन अ फिजिकल एक्टिविटी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेसिस्टिंग फटीग इज कॉल्ड एंड्योरेंस. 2 टाइप के होते हैं. पहला हम इसका लिखते हैं तुम्हारा नेचर ऑफ एक्टिविटी. सेकेंड टाइप है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. थक गए बिकॉज मेरे लिए तो ये पुराना हो चुका है ना, बिकॉज आई हैव स्टडीड. मैं तो इसके आगे हो गई तो मेरे को थोड़ा बोर हो जाता है. बट तुम्हारे लिए आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक दीज PYQs एंड ऑल स्टफ. चलो, नेचर ऑफ एक्टिविटी में बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस आती है. और वहीं ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी में तुम्हारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस आता है. बस इतना ही है. Now what do you mean by healthy weight? Method to control body weight with healthy living. हेल्दी वेट का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल को बिना किसी बीमारी या अपनी लाइफ को रिस्क किए तुम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ वर्क कर पा रहे हो. ठीक है? तो healthy weight is that body weight which allows an individual to lead a healthy life without any risk of diseases. The healthy weight is known with the use of your height and weight. और जो तुम्हारा BMI चार्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट हेल्दी होना चाहिए. मतलब हाइट और वेट मैनेज होना चाहिए कि अगर 5'4" हो तो तुम्हारा वेट 50 to 55 ही होना चाहिए. ये एक्यूरेट वेट मानते हैं. 5'9" हो तो 60 से 65, ऐसे चीज़ें. तो मेथड्स क्या हैं हेल्दी बॉडी वेट के लिए? अपना एक अप्रोप्रिएट गोल सेट करो, मॉनिटर करो अपनी कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हो तुम, एंड अपनी हेल्थ ज़्यादा देखो रैदर दैन वेट घटाने से. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो, प्राणायाम करो, बैलेंस डाइट लो एंड अपनी मील स्किप करना बंद करो. नेवर स्किप योर मील. आई सीरियसली टेल यू, नेवर स्किप योर मील. आई एम एन स्पोर्ट्स प्लेयर, आई नो. एक बिना स्पोर्ट्स प्लेयर के भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अपनी डाइट कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, कभी भी. इफ़ यू ईट 3 times, ईट 3 times. ईट लेस, नो प्रॉब्लम. ईट लेस इन few time, बट नॉट नेवर टू स्किप योर मील. हाँ, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो कि 3 टाइम खाते हो तो 2 टाइम कर लो ऐसे में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट एंड नॉक नीज? Suggest physical activities as the corrective measures for their deformities. Flat foot and knock knees तुम्हारे दोनों ही फुट और लेग से रिलेटेड है, मतलब लोअर लिम्स में होती है ये प्रॉब्लम्स तुम्हें.
फ्लैट फुट में ये होता है कि जो तुम्हारा पैर होता है उसमें आर्क नहीं बनता है। ये नॉर्मल पैर ये फ्लैट फुट ऐसा होता है, नॉर्मल पैर ऐसे में आर्क बनाता है। ठीक, ये आर्क होता है नॉर्मल में, बट फ्लैट फुट में कोई आर्क नहीं होता है। एंड नॉक नी में तुम्हारे ये हो जाता है, नहीं नॉक नी तो बाहर होता है, सॉरी ये तो बो लेग है, नी बाहर की तरफ हो जाते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, या तो फ्लैट फुट के बता रही हूँ पहले, जेनेटिक, वीक मसल, ओवरवेट, इम्प्रॉपर फुटवेयर, ज़्यादा हैवी वेट उठाने से, एंड छोटे बच्चों को जल्दी मतलब अर्ली स्टेज पे ही फोर्स करना कि खड़े हो चलना। ठीक, नॉक नीज का बताती हूँ, क्रॉनिक इलनेस, तुम्हारा विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन एंड फ्लैट फुट की वजह से भी नॉक नी हो सकता है। एंड ज़्यादा हैवी वेट उठाओ अगर तुम अर्ली एज पे। फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स की बात करूँ, अभी मैंने कॉज बताए हैं, अब मेथड बता रही हूँ उन्हें सही करने के। वॉक ऑन योर हील्स, वॉक ऑन योर टोज, स्किपिंग करो, अपने टोज पे जंप करो, वज्रासन करो, ताड़ासन करो, कंचे होते हैं ना कंचे, अपने टोज से उनको उठाने की कोशिश करो, पूरा पैर नहीं सिर्फ टोज से ग्रैब करने की कोशिश करो। स्टेयर्स पे टेढ़े पैर से चलने की कोशिश करो, मतलब पूरा पैर ना दे के आधे आधे पैर पे चढ़ने की कोशिश। साइकिलिंग करो। नॉक नीज के लिए हॉर्स राइडिंग है, फुटबॉल को किक करो, इन स्टेप किक जो होती है ना, इनसाइड फुट किक होती है अगर तुम्हें पता हो, यहाँ से जो मारते हैं, दिस इज आउटसाइड। अपने घुटनों के बीच में पिल्लो लगा के सो, पद्मासन करो, गोमुखासन करो, अपने अंदर वाली तरफ मतलब जहाँ तुम्हारे फुट इनसाइड होता है, जहाँ टो होते हैं उस तरफ को मोड़ के अंदर की तरफ, और साइड के पैर को उठा के चलने की कोशिश करो। ठीक जी, चलें नेक्स्ट है एक्सरसाइज हैव न्यूमरस फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ चिल्ड्रन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। फिजियोलॉजिकल शिट, मेरे को क्या हो जाता है बीच बीच में चलो, फिजिकल बेनिफिट्स बताऊँ तो तुम्हारी मोटर डेवलपमेंट अच्छी होती है, पॉस्चर अलाइन होता है, बॉडी इमेज तुम्हारी अच्छी होती है, मतलब अब फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होती है, फटीग घटता है, तुम्हें अलर्टनेस बढ़ती है, तुम्हारा वेट मैनेज होता है, ओबेसिटी से प्रिवेंट करता है, एंड तुम्हारी बोन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और इफ़ यू नो ऑस्थ्रो, एक होता है अर्थराइटिस, एक होता है ऑस्थोपोरोसिस, तो ऑस्थोअर्थराइटिस दोनों मिलके बहुत गंदी वाली बीमारी हो जाती है सीरियसली बोन्स को लेके, तो वो उससे बचते हो। हॉट और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की तुम्हें मतलब क्षमता हो जाती है टॉलरेट करने की, एंड तुम्हारी मसल टोन होती है, जिसको तुम बोलते हैं ना देख मेरे कट आ रहा है, लड़के ज़्यादातर करते हैं वो, सो यही है। एंड तुम्हारी इंजरीज का रिस्क कम होता है, और तुम्हारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व्स और मसल्स की एक साथ काम करना। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या होते हैं, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तुम्हारे डिजीज़ के चांसेस घट जाते हैं, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, लैक्टिक एसिड जैसे व्हेन यू स्वेट, जब पसीना आता है वो टॉलरेंस बढ़ जाती है, तुम्हारी फाइबर और कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, तुम्हारा ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल्स की जो डेंसिटी होती है, गहराई, वो ज़्यादा होती है हो जाती है, मायोग्लोबिन बढ़ जाता है, तुम्हारी ऑक्सीडेशन जो होती है कार्बोहाइड्रेट की वो बढ़ जाती है, एंड तुम्हारी इसको क्या बोलते हैं हम, मसल कॉम्पोजिशन वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by oxygen intake, oxygen uptake, explain the effects of exercises on respiratory system। लंग्स ब्रीथिंग से है, तो ऑक्सीजन इनटेक की बात करते हैं पहले। ऑक्सीजन इनटेक, द गिव मी अ सेकेंड, पता नहीं पीछे क्या होने लग रहा है, पिछले वाली सोसाइटी में हो रहा है कुछ। चलो बात करते हैं ऑक्सीजन इनटेक की। ऑक्सीजन इनटेक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नाक या मुंह के थ्रू लंग्स तक ले जाना, मतलब एक ये प्रोसेस है, फ्रॉम योर माउथ टू योर लंग्स की, हवा से लेके माउथ देन टू योर लंग्स, ये रेस्पिरेशन का सप्लाई पार्ट है। एक्सरसाइज के दौरान हमारी बीटिंग रेट, हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है, जिससे हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकें, तो ये ऑक्सीजन इनटेक है। अब ऑक्सीजन अपटेक की बात करूँ तो ऑक्सीजन अपटेक, जिसको हम VO2 भी कहते हैं,
आगे पढ़ोगे, अभी नहीं है। इसका मतलब है लंग्स द्वारा ली गई तुम्हारी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मसल्स और टिश्यू तक पहुंचाना और फिर उनका यूज़ करना, वो ऑक्सीजन अपटेक है। मतलब ऑक्सीजन इनटेक इज़ लेना, ऑक्सीजन अपटेक इज़ उसका उपयोग करना। तो ये डिमांड और यूज़ का पार्ट होता है, ये डिमांड और यूज़ का पार्ट होता है। वर्कआउट के टाइम मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ब्लड से ज़्यादा ऑक्सीजन उठाते हैं। अब VO2 मैक्स मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीजन की मात्रा है जो वर्कआउट के टाइम आपकी बॉडी यूज़ कर सकती है। जो फिट लोग हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। और क्या बताया ना, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, दो ही इफेक्ट्स हैं, या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। तो शॉर्ट टर्म में तुम्हारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है, गैस एक्सचेंज जल्दी होने लगती है, एंड ऑक्सीजन डेफिसाइट। मतलब ब्रीदिंग रेट नॉर्मल 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, जिससे वो बढ़कर 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है, मतलब हर सांस में ली गई हवा की जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है। गैस एक्सचेंज में ऑक्सीजन जल्दी ब्लड में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर निकलता है। ऑक्सीजन डेफिसाइट की बात करूँ तो एक्सरसाइज के स्टार्ट में मसल्स को मिलने वाली ऑक्सीजन डिमांड से कम होती है, जिसे बाद में पूरी किया जाता है। ठीक। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर रेस्पिरेटरी मसल्स, मतलब डायाफ्राम और जो तुम्हारा इंटरकोस्टल मसल है वो मजबूत होती हैं, एंड जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। इम्प्रूव्ड वाइटल कैपेसिटी, मतलब लंग्स की टोटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब लंग्स ज़्यादा हवा होल्ड कर सकते हैं। लोअर रेस्टिंग रेट, रेगुलर ट्रेनिंग से रेस्ट के टाइम सांस लेने की जो गति, जिसे हम बोलते हैं ना स्पीड, वो कम हो जाती है, मतलब आराम मिलता है। इन्हांस एल्वोलर एफिशिएंसी, मतलब एल्वोलाई की बात हो रही है, जो एयर सैक्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन का ब्लड में ट्रांसफ़र और ज़्यादा तेज़ होता है। बेटर VO2 मैक्स, मतलब बॉडी की ऑक्सीजन को यूज़ करने की मैक्सिमम तुम्हारी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे स्टैमिना बढ़ जाता है। एक ओवरऑल कंक्लूजन दूँ तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से तुम्हें फटीग मतलब थकान कम होती है और बॉडी बेटर तरीके से ऑक्सीजन का यूज़ कर पाती है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द, आई गेस 2 और क्वेश्चन हैं, देन इट्स ख़त्म। हाँ जी, चलो 2 और क्वेश्चन है, देन इट्स फिनिश। 25 and 26, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज? एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, इसको मानना, ठीक है? हेडिंग जो तुम्हारी मैंने इसका एक डायग्राम बना रही हूँ। पहला हो सकता है पर्सनल कॉज, एनवायरनमेंट का या एक्सटर्नल, एंड ट्रेनिंग। ये तुम्हारे फैक्टर्स हैं, मतलब मेन 3 कॉजेज हैं। अब पर्सनल कॉज में क्या आता है? जैसे तुम अपना वार्म अप और कूल डाउन सही नहीं कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने इक्विपमेंट्स नहीं पहन रहे हो, तुम अपनी लिमिट्स भूल जाते हो कि तुम्हारी बॉडी लिमिट्स कितनी हैं, रेस्ट और रिलैक्स नहीं रहते हो, मतलब लगातार खेल ही जा रहे हो, खेल ही जा रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो, इंजरी को ठीक नहीं होने देते, एक प्रॉपर रिहैब नहीं लेते हो, अपनी कंडीशनिंग लैक से पीछे रह जाते हो, और ड्रग का यूज़ करते हो। इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल कॉज क्या है? मतलब ग्राउंड ख़राब है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, कोल्ड है, गर्मी है, फर्स्ट एड केयर अच्छी नहीं मिल रही है, स्पेक्टेटर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा अच्छा, तुम्हारी डाइट इम्प्रॉपर है। ट्रेनिंग कॉज क्या हो सकते हैं? मतलब विदाउट कंसीडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, अपने इकलौते अकेले अकेले बंदे का सोच सोच के कि यार वो अच्छा है, वो अच्छा, वो कॉज है। सुपरविजन अच्छी नहीं मिल रही है, गलत मेथड्स हैं जो ट्रेनिंग या पुअर कोचिंग के थ्रू तुम्हें मिल रहे हैं, सिस्टमैटिक या साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो, और इम्प्रॉपर लोड और रिकवरी हो रहा है। अब प्रिवेंशन क्या है? कंडीशनिंग, ओवरऑल कंडीशनिंग अच्छी रखो, प्री पार्टिसिपेशन किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से अपना मेडिकल चेकअप और फिजिकल एग्जामिन करो अपने आप को,
कोच के अंडर जो एक्सपर्ट ट्रेन है, फिजियो है, कोच है, उसके अंदर ही कोचिंग लो, प्रॉपर फिजिकल फिटनेस रखो, बैलेंस डाइट लो, इन्वायरमेंट और कोचिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी रखो, एंड फ्लूइड का इंटेक मतलब लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करते रहो, इंजरीज को भी देखते रहो, फर्स्ट एड की नॉलेज रखो, एंड प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के खेलो, फील्ड और कोर्ट स्टैंडर्डाइज रखो, क्लोथिंग और इक्विपमेंट्स अच्छी पहनो, बस यही है फिलहाल तो चलो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग, एक्सप्लेन मैकेनिकल एनालाइज ऑफ रनिंग, रनिंग और वॉकिंग में बताना है। तो रनिंग वो प्रोसेस है जिसमें दोनों पैर हवा में हैं एक सेम पॉइंट टाइम पे, वॉकिंग वो है जहाँ एटलीस्ट 1 फुट ग्राउंड से कॉन्ट्रैक्ट है और एक हवा में है। डबल स्विंग फेज होता है रनिंग में, सिंगल स्विंग फेज होता है वॉकिंग में। अब जहाँ तुम्हारी लिम्स अपर और लोअर लिम्स का मूवमेंट फास्टर हो रहा है वो रनिंग है, जहाँ स्लो हो रहा है वो वॉकिंग है। जहाँ तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है वो रनिंग है, जहाँ तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन कम है वो वॉकिंग है। जहाँ तुम्हारा स्विंग वाला जो फेज होता है ना, हाथ का आगे पीछे होना भागते हुए, वो रनिंग है, जहाँ लंबे टाइम तक हो रहा है। जहाँ कम हो रहा है वो वॉकिंग है। तो रनिंग इज प्रोसेस इन विच बोथ फीट्स आर इन द एयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वॉकिंग इज अ प्रोसेस इन विच एटलीस्ट 1 फुट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। कोई से भी 2 लिख देना। एंड मैकेनिकल एनालाइज हो सकते हैं 2 तरीके से, इट्स योर क्या बोलते हैं, हाँ, स्टैंस और स्विंग फेस, इन्हीं 2 पे वर्क हो सकता है। स्टैंस में जैसे मतलब माइल्ड स्टैंस स्टेज, प्रोपल्सिव स्टेज, अब्सॉर्प्शन स्टेज, इनिशियल कॉन्टैक्ट स्टेज, और स्विंग फेस तो इन्हीं के बाद अफेक्ट हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रॉस वेबर टेस्ट एंड उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बतानी है। अच्छा, तो डॉक्टर नहीं, हैंस नहीं है, डॉक्टर हैंस क्रॉस और डॉक्टर सोंजा, इट्स नॉट सोंजा और सोंजा, इट्स सोंजा, वेबर ने ये टेस्ट बनाया था 1950s के टाइम पे। ये ज़्यादातर तुम्हारी जनरल मस्कुलर फिटनेस के लिए है। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देखता है, और इस टेस्ट में जनरली तुम्हारे 6 आइटम्स होते हैं जिसके वजह से ये टेस्ट हो पाता है, और इसको हम जो स्कोर को एडमिनिस्टर करते हैं, वो जो एडमिनिस्टर होता है वो 0 to 10 के स्केल पे करा जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट में हम क्या क्या रख सकते हैं, जैसे टेस्ट 1 है तुम्हारा अबडोमिनल, और इसको हम सिटअप्स कहते हैं, जिसको हम जो अबडोमिनल स्ट्रेंथ के लिए होता है और पोसासिस मसल्स के लिए होता है। टेस्ट 2 हम रख सकते हैं बेंड नी सिटअप्स, इसमें भी अबडोमिनल माइनस स्ट्रेंथ होता है। एंड टेस्ट 3 हम रख सकते हैं सुपाइन पोजीशन में, अपनी फुट को तुम 10 इंच ऊपर ला रहे हो ग्राउंड से, फिर होल्ड कर रहे हो 10 काउंट तक, फिर नीचे ला रहे हो। टेस्ट 4 में हम अपर बैक की मसल्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जिसमें तुम प्रोन होकर अपनी अपर बॉडी को 10 होल्ड कर रहे हो ग्राउंड से उठा के, 10 तक काउंट करके फिर नीचे ला रहे हो। टेस्ट 5 रख सकते हैं हम लोअर बैक मसल्स, मतलब प्रोन पोजीशन में लेटे रहो, अपनी लोअर बॉडी को ग्राउंड से ऊपर लाओ, होल्ड करो 10 काउंट पे, फिर नीचे ले आओ। टेस्ट 6 हम फ्लोर टच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। बस इतना ही है। चलो जी, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऑल्सो टेल मी कि कहाँ किस पोर्शन में डाउट आ रहा है। एंड पेड बैचेस की क्लासेस तुम्हारी 25 जैन से शुरू हो रही हैं एट 8:30 PM एवरी डे। अपने नोट्स डाउट्स वगैरह रेडी रखो पेड बैच स्टूडेंट्स, एंड विल सी यू ऑन 25 जनवरी 8:30 गूगल मीट पे। विल शेयर लिंक्स ऑन योर मेल्स, एंड और किसी को कोई डिटेल कॉन्टैक्ट चाहिए तो इस just message on this email and will provide you the details for the paid batches। and जो paid batches के बच्चे हैं, मिलते हैं चलो आपसे 25 जैन को 8:30 PM गूगल मीट पे। I hope you like this video. Bye bye and
All the best for your board exams. Prepare well, do the hard work as best as you can, and I'm trying my best आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट दूँ. ऐसा नहीं है कि जैसा स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही मैं ही पढ़ा दूँ तो फ़ायदा क्या रह जाएगा. सिंपल पॉइंट्स में दूँ और आसान रहे. चलो जी, बाय बाय, टेक केयर.